नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है 23 मार्च 2023 और आज असिस्टेंट का एग्जाम था। प्रथम शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न देखे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं 100% आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आपके एग्जाम में मिलेंगे। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दें, सभी ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं काफ़ी आपके लिए मोती के जैसा ही काम करेगा। पहला एक प्रश्न देखा गया, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम कौन सा है? सब दिन बताते आए हैं कि भारत का पहला जो है 24x7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम जो है ये आपका गुजरात के मोढेरा बना है। सीएचएसएल में भी आया क्वेश्चन है, इसके पहले एचसीएम में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम जो है एचसीएम का जिनको भी एग्जाम देना है सीआरपीएफ वाला, तो उनके ऊपर जो है एक कंबाइंड वीडियो जो 2-2.5 घंटे की रहेगी, एक मास्टर क्लास वीडियो, तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। मोढेरा में सूर्य का मंदिर है जो गुजरात के अंदर है। एक सूर्य का मंदिर आपका कोणार्क के अंदर है जो उड़ीसा के अंदर है। भारत का सीएनजी टर्मिनल गुजरात के भावनगर में स्थापित किए गए हैं। पालीताना का जैन मंदिर ये भी गुजरात के अंदर स्थित है। भारत का जो सबसे बड़ा या फिर एशिया का सबसे बड़ा गोबर गैस प्लांट है ना, ये आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में लगाया गया है। मध्य प्रदेश का इंदौर जो है स्वच्छता रैंकिंग में फर्स्ट स्थान रखता है इंडिया के अंदर लगातार जो है 6ठी बार, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस सप्ताह मनाया गया है तो ये भी आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया है। शुद्ध हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र जो है असम के जोरहाट में लगाया गया है। असम के जोरहाट में ही माजुली नदी द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर स्थित द्वीप है, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही असम का शोक कहा जाता है। असम में कामाख्या मंदिर, अम्बुबाची मेला इत्यादि वगैरह जो है प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र आपसे देखा गया है, तो ये आपका NaHCO3 होता है। इसे हम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कह देते हैं, जो मिठाई वगैरह बनाने या फिर खाद्य पदार्थ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी का छोटा भाई है सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने वाला सोडा कहा जाता है। Na2CO3 होता है ना, ये आपका होता है धोने वाला सोडा। इसके अलावा जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं। NaCl इसका सूत्र होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। Mg का OH का होल ट्वाइस होता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछ लेता है, TNG को क्या कहता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, नोबेल का तेल। ठीक है, TNG को हम नोबेल का तेल कहते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को बिरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, CaOCl2 इस प्रकार से जो है इसका सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का। और एक आपका जिप्सम का जो निर्जलीकरण से प्राप्त होता है, क्या कहते हैं उसे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बात जरूर ध्यान रखना है केमिस्ट्री के सेक्शन से अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो। दोस्तों, डिले चाहे जितना भी हो जाए, आपको मैं जो जानकारी दूंगा वो पूरा फैक्चुअल रहेगा जो आपके एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, चूंकि ये वाली जो एग्जाम हो रही है आपका इस पे एनालिसिस पे बैन है, इसीलिए स्मृति पे आधारित क्वेश्चन है और बाद बाकी आप समझदार हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका पानीपत में स्थित है इब्राहिम लोदी की मकबरा। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ी गई जो पानीपत की प्रथम लड़ाई है, ये आपका 1526 में लड़ा गया था। इसमें जो है इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और बाबर की विजय हो गई थी। इसी जो विजय के उपरांत में बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना करते हैं और बाबर फिर 1530 ईस्वी में जो है इनके स्वर्ग सुधार हो जाते हैं। बाबर को जो है कलंदर भी कहा जाता है, दानशीलता की भावना रखने हेतु। बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध जो है खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध है, इसके बाद घाघरा का युद्ध है, पानीपत की प्रथम लड़ाई है। बाबर जो है 12 वर्ष की उम्र में फरगना के शासक बने थे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर की विजय हो गई थी। 13 वर्ष की उम्र में अकबर की कन्नौर में राज्याभिषेक हुआ था। अकबर के प्रारंभिक दिनों का रीजेंट बैरम खान थे। अकबर के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये सभी बात ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था तो उस समय मुगल बादशाह अकबर था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। लेकिन प्रथम फैक्ट्री जब खोला गया
तो उस समय जो है जहांगीर का शासन चल रहा था। पानीपत की थर्ड लड़ाई भी होती है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें मराठों की जो है हार हो जाती है। भारत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में जो है आपका गुलाम वंश के संस्थापक बने थे और दिल्ली सल्तनत की यहीं से स्टार्टिंग होती है। बाबर का मकबरा जो है काबुल में है। पहले बाबर को जो है इंडिया में दफनाया गया था, फिर उनके अंतिम इच्छा के कारण जो है उसे फिर काबुल में दफनाया गया था। 61वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1989 में किया गया था। ये बता रखे हैं जो भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। मैं इतना जानता हूं कि जो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है ना, वो आपका कोई भी एग्जाम करेगा, कोई भी एग्जाम में 60% क्वेश्चन तो सिर्फ मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट से हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर है तो भी कमेंट करें कि आप सही कह रहे हैं, ठीक है? थोड़ी सी तसल्ली मिले भाई कि सही है। 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 में हुआ था। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये उम्र की सीमा जो मतदान के लिए 21 वर्ष हुआ करता था उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। और वर्तमान में लड़कियों की शादी की एज जो है 18 से 21 वर्ष कर दिया गया है। दोनों वाइस वर्सा है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल से संबंधित है। आपसे पूछा जाता है कि ये कब हुआ है तो 1985 में बता देना, और दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है तो 10 भी बता देना, ठीक है? 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन से संबंधित है। ये वाली प्रथा को समाप्त कर दी गई है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी जो है आपका 1 जुलाई 2017 को लगा था। सबसे पहले असम के अंदर इंडिया में लगा था। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है। 1992 में जो अधिनियम आता है, 1993 में जो है लागू होता है। 74वां संविधान संशोधन भी 1993 में ही जो है आता है, तो ये आपका जो है नगर पालिका से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन जो है ग्राम पंचायत से संबंधित, दोनों बात ध्यान रखेंगे। 74वां कहेगा तो नगर नियोजन या ग्राम नगर पालिका से, ठीक है? कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख क्लासिकल डांसेस हैं। इसके अलावा राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और दीपिका रेड्डी, यानी जो रेड्डी फैमिली है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम आपका तमिलनाडु से है, सॉरी केरल से है। कथकली भी केरल से है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से। कथक आपका उत्तर भारत से, ओडिसी ओडिशा से, मणिपुर से, सतरिया असम से और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से हैं। थॉमस एल्वा एडिसन किस देश के रहने वाले थे? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो थॉमस अल्वा एडिसन जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे आपके थॉमस अल्वा एडिसन। और इसका नाम किस चीज़ से जुड़ा हुआ है ये तो आप जानते ही हैं, बल्ब के आविष्कारक से। कई बार फेल होने के बाद अमेरिका हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन से हम सीखते हैं कि ज़िंदगी में कितनी भी फेलियर आ जाए हमें रुकना नहीं है, अपने पथ पे चलता ही है। और दूसरा एक अब्राहम लिंकन साहब बताते हैं कि आप जन्म चाहे कहीं भी लिए हो, लेकिन जब ऊपर जाने की समय है तो वहीं से ऊपर मत जाओ, कुछ अच्छा करके जाओ। तो ये दोनों कैरेक्टर जो है अमेरिकन ही हैं और ये बहुत कुछ सिखाते हैं। अब्राहम लिंकन साहब जहाँ पर भारत मतलब जो विश्व में अभी लोकतंत्र की सबसे सर्वव्यापी परिभाषा है अब्राहम लिंकन के द्वारा ही दिया गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। ये लोकतंत्र के सबसे जो है विश्वव्यापी परिभाषा है, ठीक है? इसके अलावा वर्तमान समय में कपड़ा मंत्री कौन है? तो श्रीमती जुबिन ईरानी जो है, स्मृति जुबिन ईरानी, ये कपड़ा मंत्री हैं जो पहले कभी सास भी कभी बहू थी सीरियल में काम कर चुकी है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पूछा गया क्वेश्चन है पहले भी। तो 73.06, कहीं कहीं 73.5 भी लिखता है बिहार की साक्षरता। महिला साक्षरता 52.8 भी लिखता है और 53.5 भी लिखता है। तो आप डिसाइड कीजिएगा कि किस किताब का बात मानना है आपको। बिहार की समग्र साक्षरता 63.8 है, कहीं कहीं 63.85 भी लिखते हैं, ठीक है? इसके अलावा देश में सबसे कम साक्षरता भी बिहार का है, चाहे तो मेल का चाहे तो फीमेल का, ठीक है? दोनों में पार्टिकुलर भी बिहार का ही सबसे कम है। कहीं कहीं मैं एक किताब में राजस्थान का देखा हूँ कि लेडीज साक्षरता सबसे कम लेडीज में जो है राजस्थान का है, लेकिन विवादास्पद है, तो इसीलिए अभी इस पर रिसर्च मैं करके बताऊंगा कि भाई किसको जो है मारना है, अगर एग्जाम में आ जाए कि सबसे कम लेडीज साक्षरता किसकी है तो, ठीक है? पुलिकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? देखिए पुलिकेशिन द्वितीय और कृष्णदेव राय, इन दोनों को मैं बताया हूं कि इनके वंश ही पूछे जाते हैं, क्योंकि आदमी को लगता है कि पुलिकेशिन द्वितीय, हाँ मार दो ये वंश, कृष्णदेव राय, हाँ मार दो ये वंश, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इन दोनों का वंश विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक राजा भोज का भी वंश आपसे पूछ देता है, ठीक है? तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो जो आपका पुलिकेशिन द्वितीय है चालुक्य वंश से संबंधित है, और कृष्णदेव राय साहब जो तुलु वंश से संबंधित है। बेसिकली तुलु वंश, सालु वंश, ये सब जो है आपका
कहाँ का वंश है? तो विजयनगर का वंश है। विजयनगर, विजयनगर आपको याद होगा 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई जो है मिलकर बसाए थे। इसमें मुख्यतः जो है बहुत सारे वंश शासन किए, लेकिन मुख्यतः तीन वंश जो है तुलुब, सालुब और अमीरकेटु, इस प्रकार से जो है तीन वंश जो है इस पे शासन किए थे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो है लिंगानुपात क्या है? मैंने कल ही बता रखा है कि लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व आप किसी भी किताब की मान सकते हो, क्योंकि अगर इसके आंकड़े में एक भी यानी 382 से 383 कर दिया ना तो कोई किताब खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि बोलेगा सब गलत पढ़ा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये चीज में तो कोई माफी नहीं होगी। हाँ सर, जैसे 17.7 है तो एक्चुअल जो एनसीईआरटी लिखता है कि दशक की वृद्धि दर 17.64% है, तो ये चल सकता है क्योंकि इतना तो कॉमन सेंस है ना। लेकिन इसमें कोई नहीं चल सकता है। तो कल ही भी बताया था, ये कल नहीं परसों बताया था। कल तो मैं इंग्लिश का वीडियो एमटीएस के ऊपर दिया था, आप लोग के ऊपर है। अगर वो मतलब समय हमेशा चाहिए तो आप लोग उसे जो है मतलब देखिए और दूसरे तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे आदमी भी देखे, क्योंकि इंग्लिश का पीडीएफ बनाने में दोस्तों कम से कम 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, जैसा कि आप समझ रहे होंगे मजबूरी। तो ये जो है लिंगानुपात जो है हमारा 943 है और जनसंख्या घनत्व जो है 382 है इंडिया का। लिटरेसी रेट 74.04 है, ये बात भी ध्यान रखना है। अगर आपका लिंगानुपात में सर्वोच्च स्थान पे तो केरल लिंगानुपात में सबसे ऊपर है, लिटरेसी रेट में भी सबसे ऊपर है। सबसे कम शिशु डेथ रेट है ना, शिशु मृत्यु दर। तो शिशु डेथ रेट जिसका सबसे कम होता है, चाइल्ड लिख देते हैं सीडीआर, तो जिसका सबसे कम होता है वो सबसे अच्छा राज्य माना जाता है, तो ये भी केरल है। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आपका राज्य पूछा तो राजस्थान सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा, उत्तर प्रदेश चौथा। पहला ये स्थान आंध्र प्रदेश का हुआ करता था, चौथा स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन तेलंगाना जब 2014 में फॉर्मेशन हो गया तो आंध्र प्रदेश का पत्ता कट गया है। ठीक है, अब जो है उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़े स्टेट हो गए हैं इंडिया के अंदर। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन करके लिए रख लीजिएगा, 3 युद्ध से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ था? तो नर्मदा नदी पर। यहाँ पे हर्षवर्धन को हराया था और हर्षवर्धन के काल में जो है ह्वेनसांग नामक तीर्थयात्री आया था। ठीक है, कोई भी बात छूटना नहीं चाहिए। ह्वेनसांग जो है सीयू की नामक पुस्तक लिखे थे, ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना। ह्वेनसांग को यात्री का राजकुमार कहा जाता है, तीर्थयात्री का राजकुमार। ठीक है, इसके अलावा एक हाइडे स्पीड का युद्ध आपसे पूछा जाता है, हाइडे स्पीड का युद्ध, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और एक आपका पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच का युद्ध। इसके अलावा 2020 में जो आपका कॉमनवेल्थ गेम, सॉरी 2022 में जो आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ है उसमें बैडमिंटन में स्वर्ण किसने जीता है? तो भाई लक्ष्य सेन जीता है बैडमिंटन के अंदर स्वर्ण। और लक्ष्य सेन को जो है अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, टेबल टेनिस में 3 गोल्ड जीते हैं शरत कमल, और शरत कमल को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया जो इकलौता खिलाड़ी है। अगर आपसे बात करें कि व्यक्तिगत रूप से 2022 कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज्यादा पदक कौन जीता, तो शरत कमल ही है जो टेबल टेनिस खेलते हैं और ये 4 पदक जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड है। भारत को कुल 61 पदक प्राप्त हुआ था इसमें, जिसमें 22, 16 और 23 के रेशियो में है। 6, 3, 9, 2, 11 सही है। और ये चौथा स्थान प्राप्त किया था, पहला स्थान आपका ऑस्ट्रेलिया प्राप्त किया था। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से होती है। भारत 1934 में भाग लेना स्टार्ट करता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम उन देशों के समूहों का गेम है जो कभी पहले ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ करता था। इसका पहला नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम हुआ करता था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, ये क्वेश्चन नीचे और आंसर ऊपर आ गया था तो आंसर ही बता दिया डायरेक्ट। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में 6 हैं जो आपके भाग 3 में रखा गया है और जिसे 12 से 35 तक के बीच के आर्टिकल में रखा गया है। पहले 7 हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिसे आर्टिकल 300 के ए में वर्तमान में रखा गया है। तब से लेकर आज तक 6 ही मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना आर्टिकल 21 में रखा गया है, 21 के ए में। ठीक है, आर्टिकल खाली 21 कहेगा तो निजता का अधिकार होता है, जिसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। और 21 के ए में मतलब शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ऐसी प्रावधान की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कुछ बच्चा बोल रहे हैं कौन सी है, ऐसा पूछा गया था। बहरहाल जो भी हो, तो सिंधु की जो सहायक नदी है ये
झेलम है, चिनाव है, काबुल है। बात करें सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी जो है राष्ट्रपारीय नदी है, जिसका उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर से होती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें सिंधु और सतलज पंजाब के होते हुए जो है आपका पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, वहीं ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपके असम वगैरह में फॉलो होती है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सुल्तान जौहर कप किससे संबंधित है? तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट, ये भी हॉकी से है। डुरंड कप फुटबॉल से है। थॉमस कप आपका बैडमिंटन से है। उबेर कप आपका बैडमिंटन से है। ठीक है, और आपने यूएसए ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, ये सब टेनिस से है। तो ये तो बड़े प्रतियोगिता है, तो इसमें तो खेल के नाम से नहीं पूछेगा किस खेल से संबंधित है, इससे जरूर पूछता है कि ये कौन जीता है। ठीक है, आपको एक क्लू पता होना चाहिए कि क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से बनाता है। G20 2023 की बैठक किस देश में होगी? तो ये आपका भारत में होगा। 2022 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। 2021 के अंदर आपका इटली के अंदर हुआ है। G20 आपका विकासशील देशों का समूह है। G7 आपका विकसित देशों का समूह है। तो दोस्तों ये थे आज के जो है एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। आज मिलेंगे हम आपको CRPF वाला कंबाइंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 23 मार्च 2023 और आज आपका असिस्टेंट MTS आवी का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में GK GS के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। दोस्तों 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है और आती है। आज ही क्या आप एक्स्ट्रा फैक्ट से देख लीजिए, इस वीडियो में आपको 3 4 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक नाटी लोक नृत्य पूछा गया था। MTS के प्रैक्टिस सेट में करवाए हम नाटी लोक नृत्य। ठीक है, नाटी लोक नृत्य जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, नाटी लोक नृत्य। इसके अलावा आइस महोत्सव ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में होता है। इसके अलावा लोसार त्यौहार जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के साथ साथ। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चूंकि ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है लोसार, तो हिमाचल प्रदेश में भी बौद्ध धर्मावलंबी जो है निवास करते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा था इसका नाम बदलकर जो है अब अटल सुरंग कर दिया गया है भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगला प्रश्न पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य की है? आज ही बताए थे, जिसको जो कभी नहीं पहले पढ़ा है। तो अरुणाचल प्रदेश मात्र 17 व्यक्ति जो है पर किलोमीटर में निवास करते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो है ये इंडियन राज्य है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है पश्चिम बंगाल का है, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व नई दिल्ली का है। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, इतना क्राउडी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि दिल्ली कितना क्राउड है और आने वाले समय में इसका हाल क्या होगा। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या सिक्किम के अंदर है, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा BCCI के वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया था, तो रोजर बिन्नी जो है BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये किसका स्थान लिया है? तो ये आपका सौरव गांगुली साहब का स्थान लिए हैं, दादा का स्थान लिए हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी 1983 के वर्ल्ड जो हमने विश्व कप जीता था उसके चैंपियन टीम में जो है ये भी शामिल थे रोजर बिन्नी, तो आप जानते ही होंगे रोजर बिन्नी को। इसके अलावा भारतीय टीम के जो मुख्य कोच हैं अभी ये आपका राहुल द्रविड़ है। हालांकि कल सीरीज हमने हाथ से गंवाया है ना। कल जो है एक तरफा मैच हो गया और हार्दिक पांड्या जो है गलत कैच दे बैठे, उसके बाद तो स्थिति खराब हो गई। कल का मैच हमने देखा था। इसके अलावा ICCI के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं जॉर्ज बर्कले हैं, जो न्यूजीलैंड के हैं, है ना। ICC के जो अध्यक्ष थे इनका कार्य समाप्त हो रहा था बर्कले का, लेकिन इसके कार्यकाल में बढ़ोतरी किया गया है। और भारतीय महिला टीम के कोच जो है रमेश पोवार है, तो ये भी बात ध्यान रखना है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आज ही न बताए हैं। 61वां संविधान संशोधन जहां बात आई थी मतदान वाला प्रथम शिफ्ट में, तो वहीं बताए थे। तो ये GST से संबंधित है भाई। GST इंडिया में कब लगी थी? 1 जुलाई 2017 को लगी थी। GST सबसे पहले कहाँ लगा था? असम के अंदर लगा था। GST का मैक्सिमम रेट इंडिया में कितना है? 28% है। GST किस प्रकार के टैक्स हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्स है। मैंने ये भी बताया था डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है ना, आप सीधे दो सीधे सरकार ले लेगा। इसके अलावा जैसे साबुन खरीदते हैं तो हम देते हैं पैसा दुकान वाले को, लेकिन टैक्स कौन चुकाएगा? जो मैन्युफैक्चर करता है वो। ठीक है,
जीएसटी परिषद से संबंधित अनुच्छेद कितना है, 279 है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। सूरज के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, आज ही बताए थे जब एनीमिया वाली बात चल रही थी, है ना। तो सूरज के प्रकाश में विटामिन डी पाई जाती है, वो भी सवेरे तड़के का जो सूरज का प्रकाश होता है। और ये नहीं कि आप 2 बजे बैठ जाओ सूरज के प्रकाश में आपको विटामिन डी मिलेगा तो सब विटामिन डी निकाल देगा, बुखार लगा देगा, है ना। तो सवेरे के प्रकाश में मिलता है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसके कमी से हड्डी का रोग होता है जिसे रिकेटस कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इसके कमी से कौन सा रोग हो रहा था भाई, तो आंख का रोग हो रहा था। विटामिन बी1 को कहते हैं थायमीन, थायमीन के कमी से कौन सा रोग हो रहा था, तो बेरी रोग हो रहा था। इसके अलावा विटामिन बी2 को कहते हैं राइबोफ्लोविन, इसके कमी से भी एनीमिया हो सकती है। इसके अलावा विटामिन बी6 को कहते हैं पैरोडॉक्सिन, इसके कमी से भी एनीमिया हो सकती है। विटामिन बी9 को कहते हैं फॉलिक एसिड कॉम्प्लेक्स, और विटामिन बी12 को कहते हैं साइनोकोबाल्मिन, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ठीक है। और जो कैंसर के उपचार के लिए आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है ये है कोबाल्ट 60, तो ये जगह पे ही याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। विटामिन सी को हम एस्कार्बिक एसिड कहते हैं। सभी प्रकार के सिट्रस फल इसके अच्छे उदाहरण होते हैं, जैसे आंवला वगैरह, नींबू वगैरह, और ये इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है, त्वचा से संबंधित रोग होता है। विटामिन जो आपका डी है इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं, जिसके कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। डायमंड लीग जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है, सीएचएसएल के लास्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये, तो ये आपका जो है नीरज चोपड़ा। इसीलिए एग्जाम की जो है जो भी क्वेश्चंस एनालिसिस एक्स्ट्रा फैक्ट है सभी को देखना चाहिए। तो भाला फेंक में 88.43 मीटर जो है आपका भाला फेंक के डायमंड लीग रच के जो मतलब जीत के इतिहास रच दिया इन्होंने। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक के अंदर 87.58 मीटर भाला फेंक के एकमात्र गोल्ड जो है भारत को जिताया, और इस प्रकार नीरज चोपड़ा जो है सेकेंड भारतीय बने जो व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीते। इंडिया को अब तक टोक्यो मतलब ओलंपिक के अंदर 10 से गोल्ड मिला है, जिसमें 8 को तो हॉकी में मिला है और 2 गो में एगो अभिनव बिंद्रा साहब को मिला 2008 बीजिंग ओलंपिक शूटिंग के अंदर 10 मीटर वाला में, है ना, जो व्यक्तिगत रूप से प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले हुए। और दूसरा मिला नीरज चोपड़ा साहब को टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 21 में खिलाया गया भाला फेंकने के लिए 87.43 मीटर भाला। एक सिंगापुर बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप के विजेता पीवी सिंधु है, इंपोर्टेंट कर लेना जिनको एग्जाम देना है आगे समय में, है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुआ है, पहले भी पूछा गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ है। और खेलो इंडिया यूथ गेम जो पिछला वाला संस्करण हुआ था ये हरियाणा के पंचकूला में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था, तो ये नई दिल्ली में 2018 के अंदर जो है इसका स्टार्टिंग हुआ था। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम में सर्वाधिक पदक जो जीते हैं ये महाराष्ट्र राज्य जीते हैं ओवरऑल सभी पदक मिला के। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात के 6 शहरों में हुआ था VVI। इसके अलावा जिसमें 36 खेल शामिल थे VVI। इसके शुभंकर शाहबाज थे, पूछ दिया गया था ना CSSL के लास्ट शिफ्ट में, सब दिन बताते आए थे, है ना। 37वां राष्ट्रीय खेल जो होगा ये आपका गोवा के अंदर 2023 में होने वाला है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कथक से संबंधित कलाकार किस घराने के हैं, ऐसे प्रश्न देखने को मिला है। तो अब बताइएगा आप लोग कि लखनऊ घराना था क्या ऑप्शन में। लखनऊ घराना से बहुत कथक के जो है डांसर निकले हैं, तो लखनऊ घराना होना चाहिए आंसर, ठीक है। इसके अलावा अपने समय के सबसे कम उम्र के जज बनने वाले आदमी कौन थे, ये भी पूछा गया था आपका स्टैटिक्स जीके के फॉर्म में। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऑप्शन में दिया गया था। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है अपने उम्र के मतलब अपने समय के सबसे कम उम्र में जज बनने वाले जो है व्यक्तिगत रूप से आदमी बने थे। तो ये कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। ये चीफ जस्टिस का पोस्ट भी संभाले हैं इंडिया के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऐसा न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए हैं ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। वर्तमान में विधानसभा में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन है, तो राहुल नवलेकर है जो महाराष्ट्र के हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, तो ये बात भी ध्यान रखना है। निर्विरोध चुने जाने वाले जो राष्ट्रपति बने थे ये नीलम संजीव रेड्डी बने थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। निर्विरोध मतलब कोई भी उसके जो है अगेंस्ट में नहीं हुआ, निर्विरोध चुना गया नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के रूप में। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए मौलिक कर्तव्य संविधान में 11 है, और मैं बता दूं मौलिक कर्तव्य अगर याद नहीं रहता है
जो भी है चीज जो देश हित या समाज हित की बात करता है, जो मतलब सबके हितों के संबंधित चीज हो, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। जैसे सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाना, तो भाई सरकारी संपत्ति अगर रहेगा तो सबके लिए रहेगा, तो इस प्रकार से ये मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें से जो एक अल्टर होगा वो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको एक प्रश्न देखने को मिला। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान में भाग 4A में रखा गया है और 51 के A आर्टिकल में रखा गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 10 प्रकार के जोड़ा गया था। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा वाला मौलिक कर्तव्य जोड़ के 11 कर दिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना मौलिक कर्तव्य भी है, जो आर्टिकल 21 के A में है। तो दोनों बात है, शिक्षा वाला जो है मौलिक कर्तव्य भी बना और मौलिक अधिकार भी बना। ठीक है। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था आर्टिकल 19 से संबंधित जो है कौन से क्या है आर्टिकल 19 में। देखिए आर्टिकल 19 कई चीजों का स्वतंत्रता देता है हमें, बाक एवं अव्यक्ति का अधिकार देता है, जैसे मीडिया वगैरह। इंडिया में कहीं भी घूमने चलने बोलने का अधिकार देते हैं, कहीं भी आवास निवास करने का अधिकार देते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से जो है कहीं भी हम बैठक सभा वगैरह कर सकते हैं, अधिकार देते हैं, सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं, ये भी अधिकार देते हैं। तो ये सभी हमें आर्टिकल 19 प्रदान करते हैं, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता हम जनरल वे में कह देते हैं। ठीक है। अगला एक प्रश्न पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है, समग्र लिटरेसी दर। सब दिन बताते आए हैं भैया कि देखिए लिटरेसी दर जो है 74.04 है ओरिजिनल, लेकिन किसी किसी किताब में ये डिफरेंट लिख सकते हैं। जैसे ये छोटे किताब की बात है तो यहाँ 73.04 जो है लिखा है लिटरेसी रेट। जो पुरुष का लिटरेसी रेट है 80.9 लिखा है, महिला का 64.6 लिखा है। हालांकि महिला का जो है 65.2 है और पुरुष का जो है 82.14 है ना, एनसीईआरटी वगैरह में। तो इस प्रकार से जो है आज के ये थर्ड शिफ्ट में आए हुए प्रश्न देखे हमने। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और उससे पहले दोस्तों सीआरपीएफ वाला जिनका एएसआई का एग्जाम है उनके लिए वीडियो तैयार हो गया है, 1.5 घंटे की वीडियो है। एक अच्छा खासा जो है आपका 500-600 क्वेश्चन का रिवीजन आराम से होगा, तो इन्हें देख लेना। एग्जाम देने से पहले 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि खाली सीआरपीएफ वाला ही देखेगा, जिनका एमटीएस का एग्जाम है वो भी देखेगा। कल की तैयारी आज से ही करनी पड़ती है, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है सभी रसूल्ले ही होते हैं, आपको तो मालूम ही है एग्जाम में कभी भी छप जाती है। तो आप सबको अटेंड करना है, आज शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 23 मार्च 2023 और आज आपका असिस्टेंट एमटीएस का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और करेंट अफेयर के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जैसे कि आप जानते हैं मैं आपको सभी एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं, जो आने वाले शिफ्ट में हूबहू आपको छपे मिलेंगे, है ना। छांटने की भी जरूरत नहीं है, बना बनाया चावल है, सिर्फ खाना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब जो हैं अपने पद कब धारण किए थे, आपको महीना पूछ रखा था। तो नवंबर 2022 में इन्होंने यूयू ललित का स्थान लिए थे। ठीक है। और ये नवंबर मेरे ख्याल से 9 नवंबर था। ठीक है, 9 नवंबर 2022 को इन्होंने पोस्ट धारण किया था। देख लीजिएगा, डेट कंफर्म नहीं है लेकिन नवंबर 2022। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी मैं एक प्रश्न करवाता हूं 90% केस में मैं कोई भी आंसर कहीं से सर्च नहीं करता, मैं अपने नॉलेज के अनुसार ही आपको पढ़ाता हूं। इक्का दुक्का क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते हैं मैं आपसे ही पूछ लेता हूं। मैं कोई कॉपी किताब नहीं देखता हूं, ये बात आप मान के चलिए। इसीलिए यह सटीक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको दे पाता हूं, ताकि ये जो है मेरे अंदर है। ठीक है। इतना अगर मैं गूगल वगैरह से सर्च करके लिखने लगूँ तो 5 दिन लग जाएगा। ठीक है। डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित का स्थान लिए थे, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो प्रथम बार बने थे जस्टिस हीरालाल जेकानिया बने थे। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। लेकिन नोट चीफ जस्टिस, अभी तक जो है सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी महिला चीफ जस्टिस का पद नहीं धारण की है। इंडिया में 2 ऐसे पोस्ट हैं जो अभी तक चीफ मतलब महिला नहीं बनी है, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और एक आपका मुख्य न्यायाधीश, है ना।
इसके अलावा जो आपका अब तक सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश की पद धारण नहीं किया, अलग से लिख भी दिया है। हाई कोर्ट का प्रथम चीफ जस्टिस महिला जो थी ये आपका लीला सेठ थी, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और सत्र न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बनने वाली महिला अन्ना चांडी थी। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? कुछ बच्चे बता रहे हैं कि इसके विनर कौन थे, ये पूछा गया था, है ना। तो बहरहाल दोनों में से कोई भी पूछा गया हो आपको दोनों आंसर मिलेगा। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप महिला वाला जो 2022 के अंदर हुआ था ये आपका न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था। और मैंने इसे याद रखने के तरीके बताए थे क्योंकि 2021 के अंदर न्यूजीलैंड रनर अप रहे थे, ठीक है, तो जो रनर अप रहे थे उसी के देश में अगला हुआ था, ऐसे मैं बताया था, ठीक है, ग्रुप डी में बताया था जी, ऐसी है ना। तो न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था, विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था और उपविजेता इंग्लैंड रहा था, ठीक है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ है ये आपका साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है। यहाँ पर भी विजेता ऑस्ट्रेलिया ही रहा है और उपविजेता जो है होस्ट सिटी रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ है 2023 के अंदर ये भी साउथ अफ्रीका में हुआ है। विजेता इसके भारत रहे हैं। शेफाली वर्मा का नाम आपने सुना होगा, शेफाली वर्मा है ना, भारत के तरफ से हैं, है ना। तो ये साउथ अफ्रीका में हुई अंडर 90 में खेलती है और मेन में भी खेलती है, ठीक है। तो अंडर 90 वाले वर्ल्ड कप में विजेता रहे हैं भारत। और ये किसको हराए हैं? तो ये भी इंग्लैंड को ही हराए हैं, ठीक है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में होने वाला है, तो मजा आने वाला है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में होने वाला है, थोड़ा सा मजा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने लेडीज क्रिकेट देखने के लिए गया था, वैसा फीलिंग नहीं आता है जैसे जेंट्स वाले में आता है। अब आते होंगे लेकिन इतने अच्छे नहीं लगते हैं। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित जो है मतलब आर्टिकल है। नागरिकता को भारतीय संविधान के भाग 2 में रखा गया है। कोई भी लेडीज अपने दिल पे न ले भाई, ये मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रतिभा नहीं होते हैं, लेकिन इतने रोमांचक नहीं होते, उतने चौका छक्का नहीं लग पाता है, तो देखने में थोड़ा। भारत में एकल नागरिकता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता दिया जाता है। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है, जो आपके यूएसए के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में 6 हैं। इसके अलावा भाग 4 के अंदर जो 36 से 51 तक के आर्टिकल को कवर करेंगे, ये नीति निषेध तत्व को रखा गया है, जो आपका आयरिश संविधान से प्रेरित है, यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके काम है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है कि 4 कंटेनर है, 4 कंटेनर है, इस 4 कंटेनर में जो है कोई ना कोई द्रव रखा हुआ है, इस प्रकार के द्रव हैं। इनकी पीएच वैल्यू की बात करें तो इनका पीएच 2 दे रखा है, इनका पीएच वैल्यू जो है 4 दे रखा है, इनका पीएच 7 दे रखा था, और इनका पीएच जो है सबसे नीचे वाले 4 नंबर का, तो इनका पीएच वैल्यू 9 दे रखा था। और आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा अल्कलाइन कौन सा होगा, सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा। देखिए मैंने इसको जो है ग्राफ खींच के समझाया है कि भाई साहब मान लीजिए कि यहाँ पर ये 7 है आपका, ये आपका पीएच जो आपका पैमाना होता है, मर्केली पैमाना, इस प्रकार का ये पैमाना है। जो पीएच स्केल को मापने वाला यंत्र है ना, मर्केली तो भूकंप हो जाएगा, माफ कीजिएगा, जो पीएच स्केल को मापने वाला यंत्र है, इसके खोज जो है ये सोरेनसन ने किया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और 7 से कम रहता है ना तो एसिड होता है, ये है ना, एसिटिक होता है, और 7 से अधिक होता है तो आपका क्षारीय हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है। तो यहाँ पर पीएच दे रखा था 4, 5, 7 और 9, तो आपका भस्मीय कौन होगा, यानी अल्कलाइन तो 9 वाला होगा, तो चौथा कंटेनर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल ही पूछा गया था, थोड़ा सा लैंग्वेज को बढ़ाया गया है। अगर मान लीजिए 7 है तो ये न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। शुद्ध जल आपका उदासीन लिक्विड है, ठीक है। जो शुद्ध जल है इसकी पीएच 7 होती है, और ये आपका शुद्ध जल तो पाना मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही वर्षा का जल नीचे गिरता है तो अशुद्ध हो जाता है ना। 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज्यादा तो क्षारीय। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था, ठीक है। एक चीज और मैं समझा दूं कि ग्रुप डी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि पीएच वैल्यू जैसे मान लीजिए 6 दे दिया और पीएच वैल्यू 4 दे दिया, तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में प्रबल अम्ल कौन सा है। प्रबल अम्ल मतलब ज्यादा ताकतवर अम्ल, यानी ज्यादा ताकतवर एसिड, ज्यादा पावर का जो एसिड है कौन सा है, तो जिसका पीएच जितना कम होगा वो जितना ज्यादा पावर का एसिड होगा, है ना। इसीलिए कोई बच्चा जो है पार्टी देते हैं तो बियर पीता है, कोई बच्चा जो है पार्टी देते हैं तो जो है आपका वाइन पी लेते हैं। तो वाइन की जो पीएच वैल्यू है ना, ये बियर के लेवल में कम होता है, इसमें ज्यादा एल्कोहल होते हैं, बियर में थोड़ा कम होते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे।
अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है। देखिए पुलिकट झील पहले भी पूछा जा चुका है। तो पुलिकट झील जो है ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया गया था, यही राइट आंसर था। इडुक्की परियोजना आपसे बार बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो ये पेरियार नदी पर है, केरला के अंदर स्थित है इडुक्की परियोजना। इसके अलावा बेम्बांडन, पेरियार एक आदमी का नाम था, है ना, आदमी का भी नाम है नुम्बरीवाद पेरियार, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, पेरियार नदी का भी नाम है। बेम्बनाड झील जो है ये आपका केरल में है ना। अनाईमुदी चोटी जो है ये भी आपका केरल के अंदर है, ठीक है, ऐसे अन्नामलाई भी कहते हैं। हुसैन सागर झील जो है ये आपका तेलंगाना में है, पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन ये जो है तेलंगाना का डिवाइड 2014 में जब हुआ तो ये तेलंगाना के हिस्से चले गए। लोकटक झील जो है मणिपुर में है, इसी में आपका कैबुल लामजाओ पार्क है जो दुनिया का पल्लवित पार्क है। इसके अलावा चिल्का झील उड़ीसा में है और बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, जिसमें चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा झील होने के साथ साथ लगून झील है और ये खारे पानी का झील है। सबसे पहले रामसर साइट में शामिल किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो बुलर झील है ये ताजे पानी का झील है ना। इसके अलावा इसे जो है ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे बना है, यानी प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के कारण उत्पन्न हुआ झील है आपका बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत से जुड़े हुए थे, सब दिन बताते हैं भारत रत्न को रिगार्ड में। 2008 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं और किराना घराना से जुड़ा हुए हैं, तो ये भी पूछा जाता है किस घराना से, तो किराना घराना से। 2008 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। इसके अलावा संगीतज्ञ जो भारत रत्न प्राप्त किए इनमें एम सुब्बा लक्ष्मी, 1998 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। इसके बाद पंडित रविशंकर साहब सितार बजाते थे, 1999 में दिया गया। सुब्बा लक्ष्मी जो है कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई थी, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर इन दोनों को संयुक्त रूप से 2001 में मिला। फिर आपका पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में मिला और भूपेन हजारिका को 2019 में मिला। तो ये 6 कैरेक्टर हैं जो आपके म्यूजिशियन हैं और भारत रत्न जैसे अवार्ड जो है जीत चुके हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को किस टीम ने हराया, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हराया था, इसीलिए भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक मिला था, ठीक है। इसके अलावा एनीमिया किस विटामिन के कमी के कारण होता है। देखिए एनीमिया का कोई एक विटामिन फिक्स नहीं है। आप जानते हैं कि एनीमिया को हिंदी में रक्त लपता कहते हैं, रक्त अल्पता, माफ कीजिए लपता नहीं भाई, रक्त अल्पता कहते हैं। अल्प मतलब होता है कमी, है ना। तो रक्त के कमी यानी खून के कमी को अंग्रेजी में एनीमिया कहते हैं। और इसमें बेसिकली जो फैक्टर करता है आपका मतलब मेटल, ये है आपका धातु लोहा। लोहा के कमी के कारण एनीमिया होती है अगर धातु के फैक्ट में कहें तो, या फिर अगर विटामिन के फैक्ट में कहें तो साइक्लोकोबाल्मिन जिसे विटामिन B12 कहते हैं और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, मैंने कल ही बताया है। और पैराडॉक्सिन B6 के कमी से भी काफी हद तक जो है खून की कमी हो सकती है, ठीक है। वैसे तो B9 के कमी से भी खून की कमी हो सकती है। तो देखिएगा ऑप्शन में सुटेबल कौन सा बैठता था, इसीलिए मैं यहाँ पे आंसर नहीं दूंगा क्योंकि सभी पार्ट बी के ही दिए गए थे शायद, है ना। तो आप इस सभी पार्ट अगर बी का दिया है तो सबसे सुटेबल B12 होगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम राज्यों के साथ लगने वाली भारतीय के कौन सा राज्य है जो सबसे कम राज्यों के साथ लगती है। देखिए उत्तर प्रदेश तो बहुत राज्यों के साथ लगती है ना। तो सबसे कम राज्यों के साथ लगने वाला जो है आपका पूर्व में है आपका सिक्किम जो है। सिक्किम जो है ये आपका कम राज्यों के साथ लगने वाला हो जाएगा, सिक्किम यहाँ पर ही है ना। तो सिक्किम जो है ये सिर्फ 1 या 2 स्टेट के साथ लगता है, एक ही स्टेट के साथ लगता है जी। सिक्किम के 3 साइड से तो विदेशी सीमा है ना, तो एक ही स्टेट के साथ लगेगा, शायद पश्चिम बंगाल के साथ। देख लीजिएगा ऑप्शन में दिया गया था या नहीं। इसके अलावा एक कॉमन सा प्रश्न फिर पूछा गया, 29 और 30 का संबंध किससे है। सब दिन 12 से लेकर 35 तक का वर्णन मैं करता हूँ, फिर से कर देता हूँ, ठीक है। 12 से लेकर जो 35 तक के बीच में 14 सबसे इंपॉर्टेंट है, समता का अधिकार। 15 जो है जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। 16 है अवसरों की समानता। 17 है छुआछूत का अंत। 18 है उपाधियों का अंत। 19 है प्रेस की स्वतंत्रता। 20 है सजा आदि के मामले में छूट। 21 है निजता एवं प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 22 ये भी सजा से संबंधित है। 23 है मानव तस्करी पर रोक। 24 है बाल श्रम पे निषेध। 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता। 29 और 30 है अल्पसंख्यक हित और 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इतने आर्टिकल जो मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स हैं आपको जरूर ध्यान रखना होगा अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। देखिए अब ऐसा नहीं है कि सिक्किम था ऑप्शन में, ठीक है। जो स्पष्ट है वही बताऊंगा, है ना। आपको जो है वहां पे 4 स्टेट के नाम दिए गए थे, आपको इसमें से आइडिया लगाना है कि भाई किसको छांटू, सबसे कम कौन सा होगा। तो मान लीजिए सिक्किम नहीं है, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा और उत्तर प्रदेश दे दिया, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कम कौन सा हो जाएगा, तो मिजोरम। इसीलिए मैं आपको जनगणना के रिकॉर्ड में शुरू से 3rd
3 और लास्ट 3 जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जामिनर हो गया है काबिल, है ना। तो सबसे कम तो सिक्किम का है, दूसरा सबसे कम मिजोरम का, तीसरा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। ये 3 अगर याद है तो 2 बड़का स्टेट दे दिया होगा, मान लीजिए यूपी बिहार दे दिया, तो आपको तो 2 तो ऐसे ही छंट गया, अब दोनों में से चुनना है ना। तो 3 को क्रम के नाम से आप जानते हैं, सिक्किम ऑप्शन में नहीं है, तो मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को नहीं चुन लेंगे। तो इस प्रकार से फायदा कर जाएगा अगर आप 3 चीज याद रखते हैं तो जनगणना के रिगार्ड में। इसके अलावा अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि वर्तमान में जनजातीय मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा जो है ये जनजातीय मंत्री है ना। ध्यान रखिएगा, अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री है, और आप सरनेम से भी जनजातीय मंत्री जैसे मतलब थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, तो आप इसे याद नहीं भी रखेंगे तो चलेंगे। जैसे बिरसा मुंडा है ना, वो भी तो इसी फील्ड से जुड़े हुए थे, है ना, बहुत महान आत्मा थे, है ना। तो ये भी आप जनजातीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, शायद ये भी प्रश्न पूछा गया है, शायद है, ये 100% नहीं है। तो अमेरिका के से लिया गया है, 12 से 35 तक के आर्टिकल के बीच में है, भाग 3 में है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 हुआ करता था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार के श्रेणी में आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है। बिलासपुर से संबंधित कोई प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कोई एक वाद्य यंत्र से प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं है। तो ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में एमटीएस असिस्टेंट वाला जो आपका एग्जाम चल रहा है उनका। दोस्तों कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एचसीएम का एग्जाम तो हो गया, मैं एचसीएम नहीं बोल रहा हूँ, कुछ सीआरपीएफ का एग्जाम होने वाला है जो आपका 27 से लेकर 3 तारीख तक होगी। तो इन एग्जाम के जो है मैं मटेरियल को जो है ला रहा हूं, जो भी आपके एचसीएम सीआरपीएफ में पूछे गए उनके तर्ज पे धुआंधार 500 प्रश्नों का जीके का वीडियो रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके सभी एग्जाम में पैरासीटामोल या क्रोसिन का काम करेगा कि तुरंत लो तुरंत बुखार उतरेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये हमारा क्रैश कोर्स के जैसे आपको लिए प्रोवाइड कराता हूं, ताकि आप जो एक दिन पहले भी आधा घंटा भी टाइम दिया एग्जाम के अंदर जाए तो 5-10 नंबर जरूर बढ़ा देगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।